हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जिसका लेक्चर सेकंड ये है। लेक्चर फर्स्ट इसका अभी तक अपलोडेड नहीं है और ये ऑन स्टूडेंट्स डिमांड अपलोडेड चैप्टर है, तो इसका लेक्चर फर्स्ट हम बाद में अपलोड करेंगे। उससे पहले ये लेक्चर सेकंड है। लेक्चर फर्स्ट इसका 1 to 2 डेज़ में अपलोडेड हो जाएगा। तो लेक्चर सेकंड में जिन्हें लिटिल बिट नॉलेज है इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि आप कंपनी को कैसे फॉर्मेट करते हैं, तो इसके आगे के जितने भी प्रोसेसिंग थी वो लेक्चर फर्स्ट में कंप्लीट होगी। लेक्चर सेकंड में हम स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। देखो, ये तो सिंपल हम सबको बाय डिफ़ॉल्ट पता है कि अगर आप कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, लीगल फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, खुद को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के लिए एक एक्ट अलग से बना हुआ है, कंपनी एक्ट, द कंपनी एक्ट 2013। तो उसमें क्या है, कुछ ये मेंशन है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करवाने होंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में, अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो वो प्रोसेस हम देख रहे हैं। तो इसमें हमने पहला टॉपिक यही लिया है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। तो इधर देखो, ये चार्ट में मैं पहले आपको पूरा इसका बता देती हूँ कि ये है क्या। देखो, कौन से डॉक्यूमेंट्स, ये 6 डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपनी को क्या है, प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास में। फर्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये किसी भी कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। इसी को कहते हैं कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कंपनी स्टार्ट ही नहीं हो सकती। क्यों, ऐसा क्या है इस डॉक्यूमेंट में? तो देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या है, सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होंगे कंपनी के, सारे ऑब्जेक्टिव की, उसका कंपनी की सारी डिटेल्स, और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी को स्टार्ट करने का, उसकी कैपिटल कितनी होगी, वर्क कैसे करेगी, कंपनी का नेम क्या होगा, कितने मेंबर्स होंगे, मतलब जो भी एक आउटसाइडर कंपनी के बारे में जानना चाहता है वो सारी इन्फॉर्मेशन उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के थ्रू मिल जाती है। तो ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है कि हर कंपनी को ये बनाना ही पड़ेगा। वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी एक आउटसाइडर अपनी उस कंपनी में मनी इन्वेस्ट करने से पहले जानना चाहता है, जैसे अगर आप हो, आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या क्या डिटेल्स उसके बारे में जानना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिल जाती है। सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये भी देखो एक सेकंड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट तुम कह सकते हो, लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से थोड़ा सा लिटिल बिट कम इम्पॉर्टेंट है। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आप ना भी बनाओ तो टेबल F में जो डॉक्यूमेंट बताया है कंपनी के में, वो आप बना सकते हो। मेनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएगा कि कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, मतलब कंपनी कैसे कंपनी के जो भी रूल्स है, कंपनी को कैसे आपको रन करना है। तो इनसाइडर्स के लिए जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस है, इनसाइडर कौन है, जो कंपनी में वर्क कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर चुका है, उसके लिए क्या रूल्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के क्या रूल्स होंगे, एम्प्लॉय के क्या रूल्स होंगे, ड्यूटीज़ होंगी, ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आएगा। फिर अब देखो, जिसको तुम डायरेक्टर बनाना चाहते हो कंपनी का, उसकी कंसेंट मतलब उसका एग्री होना, उसका हाँ या ना, तो उसकी कंसेंट लेना कि हाँ क्या आप डायरेक्टर बनना चाहते हो, और जो भी हमने रूल्स बताए हैं डायरेक्टर की, जितनी ड्यूटीज़ हमने डायरेक्टर की बताई है, उन सब के लिए आप एग्री करते हो। अगर आप एग्री करते हो तो हमें रिटर्न में ये दे दो कि आप एग्री करते हो। और फिर उसको फोर्थ स्टेप आ जाएगा उसका एग्रीमेंट। देखो, आपने डायरेक्टर से, मैनेजिंग डायरेक्टर से सारा कंसेंट ले लिया, उस कंसेंट का एग्रीमेंट हो जाएगा। रिटर्न में हम उनसे, मैनेजिंग डायरेक्टर से या फुल टाइम मैनेजर से, ये रिटर्न में एग्रीमेंट ले लेंगे कि जितनी भी ड्यूटीज़ आपकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफाइन है, उनके लिए आप एग्री करते हो। फिर आता है आपका स्टेटरी डिक्लेरेशन। देखो, आपने देखा होगा, इसको हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। मतलब अब यहाँ पे क्या है, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है वो ये राइट डाउन करके देगा क्या, कि हाँ ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी कंपनी के बारे में आपको दी है वो सारी बेस्ट ऑफ मेरी नॉलेज है, ट्रू है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। फिर उसको हम अटेस्टेड करवाएंगे किसी एडवोकेट से, CA से, कंपनी सेक्रेटरी से। ये सारी डिटेल्स अपनी नीचे आ रही है।
और फिर लास्ट में क्या है, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, और जो भी आपने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए पेमेंट की है उसकी रिसिप्ट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में वो आपको अप्रूवल देगा कि आपको आप कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो पहला अपना आ जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी इन विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी इज मैंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का, जिसके अंदर कंपनी के सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं। नो कंपनी कैन डू एनी एक्टिविटी विच आर नॉट मेंशन इन इट्स MOA। MOA स्टैंड फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो कोई भी कंपनी वो एक्टिविटी नहीं कर सकती है जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर राइट डाउन नहीं है। जैसे मानो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा नहीं है कि कंपनी कुछ ऐसा प्रोड्यूस करेगी जो कि बैन है, तो ये उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं है। तो ये कंपनी ऐसा कुछ भी अब प्रोड्यूस भी नहीं कर सकती, ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकती जो कि उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी कैसे काम करने वाली है, ये सब MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आ जाता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, 4 क्लोजेज कंटेन, मतलब इसके अंदर कुछ क्लोजेज हैं। इसके अंदर आ जाएगा द नेम क्लोज की कंपनी का नेम क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज ये कहाँ पे रजिस्टर्ड है, ऑब्जेक्टिव क्लोज ऑब्जेक्टिव कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, लाइबिलिटी क्लोज उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी होंगी, और कैपिटल क्लोज उसकी कैपिटल कितनी होंगी। इन सब के बारे में डिटेल में हम एक अलग से वीडियो हम अपलोड करेंगे जो कि स्पेशली होगी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए भी एक अलग से वीडियो होगी। अभी आपके लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है और ये नेम क्लोज, जिसको भी आप अपने बुक से भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th में आपके लिए आएंगे। 11th के बेस पे अभी सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में आप इतना पढ़ लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो आगे क्या लिखा है, डिफाइन द रूल। ऊपर सारे के सारे क्या आ रहे थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, तो इसके अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आ जाएंगे रूल्स कंपनी के रूल्स क्या क्या होंगे। देखो इट डिफाइन द रूल्स रिगार्डिंग द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। द रूल्स आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। देखो ये क्या है, ये किसके बारे में डिफाइन करेगा, इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी की, अंदर कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट कैसे बनाएगा, मतलब उसके रूल्स क्या क्या होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर को क्या क्या रूल फॉलो करने होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन से रूल फॉलो करने होंगे, शेयर होल्डर्स के लिए क्या रूल्स हैं, वो सारे रिलेशनशिप, ये सब क्या कौन डिफाइन करेगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द रूल ये क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे रूल्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ब्रॉड कंसेप्ट है, बड़ा डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। ओके, अब देखो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आता क्या क्या है, तो ये टेबल में आप देख सकते हो कि फॉलोइंग कुछ ये मैटर्स हैं कि डायरेक्टर्स कितने होंगे, उनके फील के उनकी ड्यूटीज़ क्या होगी, शेयर को फॉरफिट कैसे करेंगे, बाईबैक क्या होगा, कैसे शेयर इशू होने वाले हैं, कितने कॉल्स पे आप शेयर को मंगाओगे, ये सारे क्या है मैटर्स है कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर आते हैं। तो इनको आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे एक अलग सी वीडियो अपलोड होगी वेरी सून, तो उसमें तुम अगर ओनली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कंसिडर करते हो तो उस वीडियो से आप गो थ्रू कर सकते हो। आगे आता है आपका कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स। देखो अब जिसको आपने बोला है कि आप मेरी कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, या जिसे आप कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हो, आप उसका एक रिटर्न में कंसेंट लेंगे, मतलब एक एग्री करवाएंगे उसको कि वो आपकी सारी कंडीशंस जो भी आपने मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए कंडीशंस लिखी है तो उसके लिए वो एग्री है या नहीं है, मतलब वो उस पोस्ट को लेना चाहता है और जितनी भी उस पोस्ट की ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ है, उनके लिए वो एग्री है या नहीं है, तो उसका भी हम क्या करवाएंगे, कंसेंट लेंगे। इन विच रिटर्न कंसेंट मीन्स confirmation of every director is must that they are agree with the rules and objectives which are mentioned in article of association and memorandum of association। आप रिटर्न में उनकी कंफर्मेशन लेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव और रूल्स हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए हैं, आप उनके लिए एग्री हैं या नहीं हैं। अब देखो अगर वो एग्री होते हैं तो उनसे हम रिटर्न में एक एग्रीमेंट लेते हैं। दिस इज़ नॉट अ नेसेसिटी नहीं है, बट इफ़ कंपनी हैव एनी एग्रीमेंट विद द मैनेजिंग डायरेक्टर
फुल टाइम डायरेक्टर देन इट मस्ट बी सबमिटेड टू द रजिस्टर ऑफ कंपनी। लेकिन अगर उनसे आपने रिटर्न में एग्रीमेंट किया है मैनेजिंग डायरेक्टर से या फुल टाइम डायरेक्टर से, तो उसको भी आप उस एग्रीमेंट को भी आप अटैच करेंगे उन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में भेजने हैं। फिर आता है स्टेटरी डिक्लेरेशन। देखो ये क्या है, जैसे अब ये तो एक फिर भी कंपनी आप फॉर्मेट कर रहे हो, जबकि अगर आप छोटा सा भी कोई भी लीगल काम करते हो तो आपको ये डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हाँ ये जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस हैं जो ये मैंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बनाए हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बनाए हैं, तो ये क्या है, बेस्ट ऑफ माय नॉलेज है, इसके अंदर कोई मैंने फ्रॉड नहीं किया है, मेरी तरफ से ये एकदम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है। तो देखो क्या है, दिस इज़ अ लीगल डिक्लेरेशन। लीगल इससे तो स्टेटरी मतलब लीगल होता है, तो दिस इज अ लीगल डिक्लेरेशन बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर ट्रू एंड बेस्ट इन माय नॉलेज एंड इट इज़ ऑल्सो अटेस्टेड टू। अब आपने कह तो दिया ये कि मेरी नज़र में बिल्कुल सही है, मैंने ये बिल्कुल ट्रू एंड फेयर लिखा है, लेकिन उसको आप किससे अटेस्ट करवाओगे, मतलब साइन किससे करवाओगे, या तो किसी एडवोकेट से या किसी सीए से या फिर किसी कंपनी सेक्रेटरी से कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट इन्होंने दिए हैं ये बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, जो भी आपने रिसिप्ट, ये देखो रिसिप्ट ली होगी जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाने के लिए रजिस्टर्ड ऑफिस आए होंगे, तो वो जो रिसिप्ट आपने ली है वो भी आपको अटेस्ट करनी पड़ेगी अपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। तो ये आपके 6 डॉक्यूमेंट्स थे। अब देखो मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट तुम कह सकते हो कि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ये आप बहुत बार देखोगे। तो देखो क्या है इसका डिफरेंसेस, आप क्लियर करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसको डिफाइन कर रहा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी को, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको डिफाइन कर रहा है, रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट जो कंपनी के अंदर मैनेजमेंट है वो कैसे वर्क करेगा। पोजीशन क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, सब्साइडरी डॉक्यूमेंट है। किसका सब्साइडरी है, मेन डॉक्यूमेंट का, और मेन डॉक्यूमेंट कौन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर देखो रिलेशनशिप, डिफाइंस द रिलेशनशिप ऑफ कंपनी विद आउटसाइडर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किन के लिए बनाए, आउटसाइडर्स के लिए बनाए, कि हम आउटसाइडर को क्या क्या रूल्स दे रहे हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसको रिलेशनशिप को बताएगा, डिफाइन द रिलेशनशिप विद इनसाइडर्स के रिलेशनशिप को। नेसेसिटी, एवरी कंपनी हैज़ टू फाइल अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हर एक कंपनी को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना ही पड़ेगा, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना कोई कंपलसरी नहीं है। ये जब कंप्लीट हो गया, अब देखो पब्लिक कंपनी के लिए यहाँ तक का कंप्लीट था। उसके बाद में जैसे ही रजिस्टर्ड ऑफिस में डॉक्यूमेंट भेजे, कंपनी रजिस्टर्ड है और प्राइवेट कंपनी उसको स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसे तो फंड चाहिए, तो कैपिटल को भी सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, पैसे तो लेने पड़ेंगे लोगों से। उसके लिए फिर क्या प्रोसेसिंग होती है, तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन में क्या आता है कि पब्लिक कंपनी कैन रेज फंड फ्रॉम पब्लिक थ्रू इशू ऑफ शेयर्स को इशू करके एज ए सिक्योरिटी कंपनी शेयर्स इशू करती है और उसके बदले में जनरल पब्लिक से फंड ले लेती है। ठीक है, ये एक कंपनी के पास में एक अच्छा ऑप्शन होता है फंड रेज करने का, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास में, प्राइवेट कंपनी के पास में नहीं है। तो फॉर रेजिंग फंड कंपनी नीड्स टू इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं, ये एक डिटेल होती है, एक पेपर होता है, एक डिटेल होती है इसके अंदर कि कंपनी कितनी बड़ी है, कितनी उसकी कैपिटल है, कैसे कंपनी काम करती है। जैसे आप अगर किसी कॉलेज में या किसी स्कूल में भी एडमिशन लेने जाते हैं तो वो आपको अपना पूरा प्रोस्पेक्टस देता है कि उस स्कूल ने कितना क्या अचीव किया है, कैसे रिजल्ट दिया है। तो वैसे कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है कि हमारी कंपनी के इतने शेयर हैं, इतना हमने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया है, हमारा ये प्रॉफिट रहा है। ये सब क्या है, प्रोस्पेक्टस के अंदर आता है। तो कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस इशू कर देगी। देखो बताना तो पड़ेगा ना लोगों को कि हमारी कंपनी कैसी है, और ये क्यों बता रहे हैं हम, फॉर रेजिंग फंड्स। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रेजिंग फंड को लेने के लिए अब कंपनी कैसे उसकी प्रोसेसिंग होगी। सबसे पहले सेबी अप्रूवल। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है जो 1992 में अपने स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई थी। वो सेबी का वर्क क्या है कि वो इन्वेस्टर्स को सेव करती है, मतलब कि इन्वेस्टर के पैसे डूबे ना, कोई भी कंपनी उनके साथ में फ्रॉड ना कर दे।
तो उसके लिए सेबी एक ये सेबी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। तो सबसे पहले तो कंपनी को खुद का सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेबी पूरा चेक करेगी कि आपकी कंपनी फ्रॉड तो नहीं है, सही से अच्छे से काम तो कर रही है, पूरा उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में ही वो आपको ये राइट देगी कि आप शेयर्स इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर कोई भी कंपनी सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, सेबी से अप्रूवल नहीं ले रखी है, तो उसके शेयर्स में कोई भी इन्वेस्टर अपना फंड नहीं लगाएगा, कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि कंपनी को सेबी के पास में अप्रूवल लेना पड़ता है। देखो ये क्या है, दिस इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कंपनी। सेबी क्या है, एक रेगुलेटरी बॉडी है कंपनी की। एज पर सेबी गाइडलाइन कंपनी नीड्स टू डिस्क्लोज ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड मस्ट नॉट हाइड एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पोटेंशियल इन्वेस्टर। तो सेबी क्या कह रही है कि कंपनी को अपने सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देनी चाहिए, बतानी चाहिए किसको, उसके इन्वेस्टर्स को। और अब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं वो अपने इन्वेस्टर्स से हाइड नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आपका फिलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस। फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस मीन्स कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। जो प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया है इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से फाइल करवाना पड़ेगा। एंड इन्वेस्टर्स मेक देयर माइंड टू इन्वेस्ट इन कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। आप प्रोस्पेक्टस इशू कर दिए तो इन्वेस्टर्स अपने माइंड लगाएगा कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आता है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर और अंडर राइटर। तो देखो अब कंपनी स्टार्ट कर रही है अपना वर्क, तो उसे एक बैंकर चाहिए, मतलब जो आपका काम कर सके। तो जितना भी हमें फंड आएगा शेयर को इशू करने से, तो वो आपको बैंकर चाहिए। तो देखो क्या है, ए कंपनी रिक्वायर्ड ए बैंकर हु टेक केयर ऑल द मनी ऑफ एप्लीकेशन एंड दिस इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय द बैंकर। एप्लीकेशन एंड दिस इज ऑल्सो रिसीव्ड बाय द बैंकर, मतलब जितनी भी एप्लीकेशन की मनी आएगी वो बैंकर का काम है कि वो उसका ध्यान रखेगा, और रिसीव भी कौन करेगा, वो बैंकर ही करेगा। अब ब्रेकर कौन है, ब्रेकर इज हु सी ऑल द प्रोसेस ऑफ इशूइंग ऑफ शेयर को इशू करवाने के लिए जो भी प्रोसेस है उसको कौन देख रहा है, ब्रोकर। तो ब्रोकर भी एक कंपनी को चाहिए क्योंकि उसने अभी अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। फिर आता है अंडर राइटर, दिस इज ऑप्शनल। देखो अंडर राइटर होता है क्या है, अंडर राइटर एक पर्सन है जो क्या कह रहा है, जैसे मानो आपकी नई नई कंपनी है, आपने शेयर इशू किए, अब कोई भी उसमें इन्वेस्ट करने से थोड़ा पहले हेजिटेट होगा कि पता नहीं कंपनी कैसी होगी, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, मतलब इन्वेस्टर थोड़ा सा हेजिटेट होगा आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं अंडर राइटर। उसका क्या काम है, वो आपसे पूरे के पूरे शेयर खरीदेगा और लोगों को दे देगा। वो कहेगा मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं लोगों को दे दूंगा, अगर मैं नहीं दे पाया तो ये सारे शेयर्स मैं खरीद लूँगा, ठीक है। तो कंपनी यहाँ पे सेफ हो जाती है। अब देख देखिए ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपकी कंपनी अच्छे से ग्रो कर लेगी और हम खुद ही अपने शेयर्स इशू करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अंडर राइटर को अपॉइंट ही करें। देखो तो दिस इज़ ऑप्शनल। इन केस कंपनी डिडेंट गेट इन्वेस्टर्स, अगर कंपनी कोई भी इन्वेस्टर्स नहीं मिलते हैं तो कंपनी हायर ए पर्सन, तो कंपनी पर्सन को हायर कर लेती है और उसका नाम होता है अंडर राइटर। हुज टेक ऑल द शेयर ऑफ कंपनी, जो कंपनी के सारे शेयर लेता है एंड सेल इट आउट टू द पब्लिक, और पब्लिक में सेल करता है। इफ़ एनी केस पब्लिक नॉट टेक शेयर्स, अगर किसी केस में कंपनी पब्लिक है वो शेयर्स नहीं ले रही है, देन अंडर राइटर हैव टू बाय ऑल द शेयर्स, तो अब अंडर राइटर्स को सारे शेयर्स लेने पड़ेंगे। ही टेक अंडर राइटिंग कमीशन। अब क्या ये सारी प्रोसेस वो फ्री में करेगा, नहीं, वो कमीशन लेगा और उसी कमीशन को क्या बोलते हैं हम, अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। देन आता है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन देखो क्या है, कंपनी ने शेयर इशू किए तो कंपनी एक्ट है वो क्या बोल रहा है कि कम से कम आपके पास में 90% शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आनी चाहिए। मतलब लोग कम से कम 90% लोग, जो आपने मानो 1000 शेयर्स आपने इशू किए हैं तो कम से कम 900 शेयर्स के लिए आपके पास में एप्लीकेशन आनी चाहिए। अगर 9% एप्लीकेशन नहीं आई तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते और आपको वो पैसे वापस लोगों को भेजने पड़ेंगे। देखो इट इज़ अ गाइडलाइन बाय द कंपनी एक्ट कौन सा है 2013, दैट एटलीस्ट 90% शेयर मस्ट बी टेकन बाय पब्लिक। कम से कम पब्लिक को 90% शेयर आपको देने हैं। ओनली ऑन दैट कंडीशन कंपनी कैन अलॉट द शेयर, अदरवाइज नॉट। अगर 90% अलॉट एप्लीकेशन आती है तो आप क्या कर सकते हो, अलॉट कर सकते हो शेयर्स को, इशू कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो।
फिर आता है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। देखो इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस बने हुए हैं, तो वहाँ पे आपको क्या एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि अगर मानो तुम्हारे शेयर्स हैं जो पब्लिक में नहीं बिक रहे हैं, अंडर राइटर तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज में आप एप्लीकेशन दोगे कि मेरे स्टॉक्स पे आप ट्रेड करो, आप बिकवाओ। देखो क्या है, देयर आर मैनी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, सो कंपनी गिव्स एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज दैट दे ट्रेड फॉर द स्टॉक्स, उनके स्टॉक्स के लिए वो ट्रेड करें। और उसके बाद में जब बिक गए हैं, आपके पास में 90% का सब्सक्रिप्शन आ गया है, तो अब आप क्या करते हो, शेयर्स को अलॉट करते हो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज, इन दिस शेयर्स आर अलॉटेड बट मस्ट बी मार्क दैट कंपनी हैव टू मेंटेन द एप्लीकेशन मनी इन सेपरेट अकाउंट एंड नॉट यूज। ये क्या बोल रहा है ऑल ओवर कि अलॉटमेंट, आप शेयर्स को अलॉट कर दोगे, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि तब आपको वो कंपनी के वो जो एप्लीकेशन के पैसे आए थे शेयर्स के लिए, वो साइड में रखने हैं जब तक कि आपका 90% का नहीं आ जाता है। क्योंकि अगर 90% तक का नहीं आया तो वो फंड तुम्हें रिटर्न भी करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि फिर आप इशू ही नहीं कर सकते हो। तो इस कंडीशन में आपको वो फंड क्या है, साइड में रखना पड़ता है। और जब सफिशिएंट शेयर्स आपकी डिमांड कर लेती है पब्लिक, तो आपको क्या है, वो मनी आप यूज़ में ले सकते हो, अदरवाइज़ नहीं ले सकते हो। तो ये लास्ट स्टेज है, और अब शेयर इशू हो गए, कंपनी के पास में फ़ंड आ गया, तो अब कंपनी क्या है, बिजनेस स्टार्ट कर देती है अपना। ठीक है, ये हमारी प्रोसेस थी कि कंपनी कैसे शेयर्स को स्टार्ट करेगी, कैपिटल को रेज़ करेगी। आज की वीडियो में हमने 2 ही टॉपिक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो कंप्लीट किए हैं, कि कंपनी कैसे फ़ंड रेज़ करती है, जो कि ये हमने देखा ही था, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। एंड एक टॉपिक हमने देखा है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, कंपनी को कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। तो ये 2 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट थे जो कि हमने कंप्लीट किए हैं। इसका लेक्चर फर्स्ट वेरी सून अपलोड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप चाहें तो ये सारे नोट्स को राइट डाउन भी कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाय।